इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मान लो मैं यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रख देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैंने चार्ज रख दिया और अब मैं डायपोल को रखूँ, तो इस डायपोल की वजह से ऐसे मैं डायपोल रख देता हूँ, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, होगा ना। बिकॉज इस चार्ज की वजह से इस डायपोल पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ क्या आर, तो आप यहाँ पे लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी के कैपिटल क्यू बाय आर, है ना। या मैं इसके सेंटर से अगर ये दूरी लूं तो आप बोलोगे आर माइनस एल, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो के कैपिटल क्यू आर प्लस एल। मतलब बेसिकली बात क्या है, बात ये है कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो गया, है ना, यूनिफॉर्म नहीं है। समझ में आया। तो इस पे अलग फोर्स लगेगा, इस पे अलग फोर्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो वो अलग है और यहाँ पे अलग है। और हम जानते हैं जो फोर्स लगेगा, माइनस क्यू चार्ज इधर होगा, प्लस क्यू इधर होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पी की डायरेक्शन होती है ना। इस पे चल लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर समझ में आया नहीं आया। तो जब अलग अलग फोर्सेज है तो हम बोल देंगे यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नहीं होगा ना। यस, बिल्कुल। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। भाई जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो चार्ज जो करेगा, जो डायपोल करेगा वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन मोशन करेगा, है ना। यस, ये तो तब है जब हमने इसको ओरिजेंटल छोड़ा, ठीक है। हाँ, अब तो देखोगे तो आप ध्यान से आप बोलोगे सर इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो मैं बोल दूंगा भाई ये इसके पास है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो ये फोर्स है वो ज्यादा होगी, ये कम होगी, तो नेट फोर्स इधर लगेगी। समझ में आया, वो ये लगेगी। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो डायपोल क्या करेगा, ट्रांसलेशन मोशन करेगा। दूसरा आता है, अगर मैं डायपोल को ऐसे ना छोड़ के कुछ एंगल पे छोड़ू तो ऐसे, तो आप बोलोगे यहां से दूरी अलग है ना, तो फोर्स ऐसे कहीं लगेगा। यहां पे दूरी अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, तो फोर्स ऐसे कहीं लगेगा। वट एवर जैसे भी लगता हो, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क जीरो आता है बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस केस में ऊपर वाले में आर इधर है, चार्ज भी इधर है, तो टॉर्क इक्वल्स टू जीरो आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना। बट अगर जब आप थीटा पे छोड़ोगे तो वहां पे ध्यान से देखना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं है, ठीक है ना, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं है। समझ में आया। तो इस केस में डायपोल क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा जब आप थीटा पे छोड़ोगे तो। समझ में आया। कई बार बच्चे बोल देते सर आपने ये डायरेक्शन ऐसे क्यों ली, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या बोलते हैं फोर्स ऐसे क्यों लगाई। मैं बोलूंगा देख इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे ही होगा। फोर्स किधर लगती है किसी भी चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो। इस पॉइंट की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, तो फोर्स किधर लगती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे, तो इधर लगेगी। समझ में आया। तो वो नेट टॉर्क क्रिएट करेगी, नेट टॉर्क क्रिएट करेगी, तो आप बोलोगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो पहले ही नहीं था, अब रोटेशनल भी नहीं है, तो ट्रांसलेशनल भी करेगा अब रोटेशनल भी करेगा, दोनों काम करेगा। समझ में आया। हाँ, तो याद रखना इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल हमेशा
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है और उस पर नेट फोर्स 0 होता है, तो ट्रांसलेशन मोशन उसका नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? और रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि डायपोल किस तरीके से आपने रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इससे पहले वाली बात बता रहा हूं, अभी तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी तो नहीं बोलना चाहूंगा मैं, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं होता मोस्टली, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बताओ होता है, यहां पे हो सकता है ना? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो हमेशा डिपेंड करता है थीटा पे, थीटा क्या है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो पहले भी डिपेंड करता था थीटा पे और अब भी, पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता मोस्टली जब डायपोल को आप क्या रखते हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। क्योंकि डायपोल को जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑन ईच चार्ज ऑफ द डायपोल अलग अलग होती है ना? तो नेट फोर्स भी क्या होगी, इक्वल और अपोजिट में ना होके, इक्वल में नहीं होती और ना अपोजिट में होती, तो इस वजह से नेट कुछ और ही आ जाता है, नॉन जीरो, जैसे मैंने आपको अभी निकलवा के दिखाया। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलें। यस, अब आप ध्यान से देखना, एक पॉइंट लिख लेना बस, ये तो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देयर इज नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों बात ये नहीं थी, बात तो कुछ और थी, मैंने तो थोड़ा बेसिक आइडिया दिया है, क्वेश्चन करवाने से पहले थोड़ा आइडिया दे दूं। अब देखो, आपसे कोई पूछेगा कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज ऐसे रखा हुआ है कैपिटल की, ठीक है, और इससे आर दूरी पे मेरा एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल मोमेंट पी का। आपसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल on electric dipole when it is placed in या मैं बोलूं find net force on the electric dipole in that situation, in the given situation। जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ। अब कई बार बच्चों के दिमाग में क्या आता है, जो लॉन्ग मेथड में वो बता देता हूं पहले, फिर शॉर्ट मेथड बताऊंगा, धीरे धीरे सिचुएशन पे आएंगे। लिखो मेथड 1। आप पहले क्या करोगे, इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इस चार्ज की वजह से फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, पॉजिटिव चार्ज पे फिर नेगेटिव चार्ज, और फिर दोनों का ऊपर नेट फोर्स निकालोगे और फिर उनका रिजल्टेंट निकालोगे। मतलब बेसिकली एफ नेट इज बेसिकली, मैं आपसे पूछूंगा इसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर इधर लगेगा, इसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगेगा, है ना? पर आप जानते हो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये पास है, ये 2L लेंथ दे देता हूं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ।
यहां पे होगी ई ऑन माइनस क्यू इज बेसिकली के कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो आपको लगेगा ई ऑन प्लस क्यू के कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो क्या नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स है तो नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेगेटिव क्यू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू। समझ में आया? तो एफ नेगेटिव क्यू पे क्या लगेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो आप लिखोगे के कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा ई इंटू क्यू, तो क्यू ई हो जाएगा ना। याद रखना हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, कई बार बच्चे माइनस साइन लगा देते हैं, नहीं लगाना बच्चों, ठीक है। माइनस इस पे कितना आएगा चार्ज, यहां पे कितना चार्ज है क्यू इंटू ई के कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? अरे आया क्या? बताओ भाई। जनरली सभी लोग ऐसा ही करते हैं, जिसको मतलब इतना आइडिया नहीं होता, स्टार्टिंग में सब लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं और ऐसे आंसर आता है हमारा। हम बोल देते हैं नेट फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स ज्यादा है, ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हम बोल देंगे इसके अलोंग ही लगेगा, तो इसका फोर्स किधर लग रहा है लेफ्ट, तो हम बोलेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फिर इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आप फर्दर भी सोल्व कर सकते हो, एफ नेट लिख के सोल्व करोगे तो ये आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यू इंटू ये आ जाएगा 2l, तो इसको p बना देंगे, तो के क्यू अपॉन, यहां पे अगर मैं डायपोल को स्मॉल डायपोल मान लूं या शॉर्ट डायपोल तो क्या ये टेंस टू जीरो हो जाएगा, अरे टेंस टू जीरो हो जाएगा ना, तो आप लिख दो के क्यू और ये क्या हो गया p अपॉन आर क्यू। याद रखना यहाँ पे आर भी आएगा ऐसे, तो जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, आर आएगा यहाँ पे, तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन कॉमन सेंस से लिखनी है आपको, लिखनी टूवर्ड्स लेफ्ट। ये हो गया। अब उसके बाद में मेथड 2 आता है, वो आता है कॉमन सेंस वाला। आप बोलोगे यार ये दोनों पे कैलकुलेट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैलकुलेट करूंगा, फिर अजम्पशन लूंगा, फिर ये सोल्व करूंगा, इससे अच्छा तो मैं एक काम कर लेता हूं। बोलो क्या? बोलो देख, सिचुएशन ये है, समझे? बोलो देख, ये तो पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, है ना, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन लगती है ना। उसने बोला ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये इस डायपोल की किस लाइन पे, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे, जल्दी बता। अरे बता, एक्सियल पे
अरे बोल लो यार भाई। अच्छा, तो हम बोले कि जो फोर्स ये डायपोल इस चार्ज पे लगाएगा उतनी फोर्स तो ये चार्ज इस डायपोल पे लगाएगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। अरे जानते हो ना, जो फोर्स ये डायपोल इस चार्ज पे लगाएगा और जो फोर्स ये चार्ज इस डायपोल पे लगाएगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेगी, अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगी। मेरे लिए ये कैलकुलेट करना एक लंबा मेथड था, तो क्यों ना मैं इस डायपोल की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल लूं। अरे तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। यस। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस डायपोल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी और वो होगी 2kp। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? सॉरी, यहाँ पे बच्चों अगर ध्यान से सोल्व करोगे ना आप, तो यहाँ पे 4 आता है, ये तो 2 बाहर ले लेते हैं हम, गलती होगी। ये एलसीएम लोगे ना यहाँ पे, तो ये 2LR आएगा, तो ये 4LR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, गलती होगी। ठीक है, हाँ ये चीज कर लेना, यहाँ पे 2 आएगा, ये ध्यान नहीं रहा था मेरे कैलकुलेशन में। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, इस डायपोल की वजह से इसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, पहली बात तो, क्योंकि देखो कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऐसे क्यों, आउट अवे होती है। अवे भाई जब होती है जब डायपोल की डायरेक्शन ये हो और इसी साइड में हम कोई आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। अब उसके अपोजिट साइड में करेंगे तो नेगेटिव चार्ज इधर होगा कहीं ना कहीं और पॉजिटिव इधर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर आओ, 2 वाट्स आएगा। तो इस डायपोल की एक्सियल लाइन पे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2kp/r³, है ना। तो फोर्स क्या होगी, वो आएगी Q/E, है ना। तो आप लिखोगे कैपिटल Q इंटू 2kp/r³, निकाल लिया। दिस इज द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू डायपोल एंड द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय डायपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उसकी डायरेक्शन इधर होगी। वो आप बोल दोगे F on dipole is equals to F on Q in magnitude but opposite in direction। तो आप लिख दोगे F on dipole is basically equals to this। समझ में आया? आया क्या बताओ? अरे बता दो। ठीक है, तो इतना बड़ा फंडा लगाओगे, उससे अच्छा यही लगा लो ना कि इसकी वजह से इस पे फोर्स कैलकुलेट कर लो। जितनी डायपोल इस पे फोर्स लगाएगा उतनी चार्ज डायपोल पे लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो यही रिजल्ट लिख दो यहाँ। ठीक है, अरे आया समझ में? यस। अब तो ये एक्सियल लाइन पे रखा हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन अगर इक्वेटोरियल लाइन के लिए आ जाए, मान लो बोल दे प्लस क्यू चार्ज ऐसे है भाई, मान लो बोल दे प्लस क्यू चार्ज भाई ऐसे है, यहाँ पे रखा हुआ है, उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, उसका डायपोल मोमेंट है पी। अब मान लो उस वाली सिचुएशन को तो पहले मेथड से कर लेते हैं, इस सिचुएशन को पहले मेथड से कैसे करोगे? क्या इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकालते, यहाँ इसकी जगह इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आती तो फोर्स ऐसे आती, नेगेटिव चार्ज है ना तो फोर्स ऐसे आती टूवर्ड्स, अट्रैक्ट करता है इसको, इसको रिपेल करता, फिर इनके कंपोनेंट बनाते, फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालते क्या?
क्या इसको फर्स्ट मेथड से करोगे तो आपकी आंखें बाहर आ जाएगी? अरे आएगी या नहीं आएगी? जल्दी बताओ। यस। तो जो हमारा सेकंड मेथड है वो यहाँ पे अच्छा, मतलब आपको लगेगा कि हाँ उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो आपसे बोला गया फाइंड फोर्स ऑन डायपोल, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि भाई जो फोर्स ऑन डायपोल होगी दैट इज इक्वल टू द फोर्स ऑन चार्ज क्यू बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप इस डायपोल की वजह से इस चार्ज पे फोर्स निकालो पहले। तो इस डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग पी होती है या अपोजिट टू पी होती है? जल्दी बताओ। ये एक्सियल लाइन पे है ना ये चार्ज, इस डायपोल सॉरी इक्विटोरियल लाइन पे, इस डायपोल की इक्विटोरियल लाइन पे है ना ये चार्ज, है या नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये नेगेटिव चार्ज तो इसकी वजह से ऐसे होगी, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से ऐसे होगी, तो रिजल्टेंट क्या होगी? अपोजिट टू पी, मतलब ये होगी, ये होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये कितनी होगी? केपी अपॉन आर क्यूब, शॉर्ट डायपोल की वजह से बता रहा हूं, याद रखना शॉर्ट डायपोल क्या होगी? केपी अपॉन आर क्यूब, ई की वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू इंटू ई। समझ में आएगा? ये तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू है, क्या इतनी फोर्स चार्ज क्यू डायपोल पे लगाएगा? यस। तो किधर लगाएगा? अगर प्लस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लग रही है तो डायपोल पे पक्का उधर फोर्स लगेगी। अरे इस पे इधर लग रही तो इस पे इधर लगेगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो लिख दोगे एफ ऑन डायपोल इज बेसिकली यहां पे लिख देना डाउनवर्ड। समझ में आया? बताओ भाई। अरे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? बता दो। तो बता क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना कि चार्ज के ऊपर फोर्स निकालो, तो आप कैलकुलेट कर दोगे, और चार्ज की वजह से डायपोल के ऊपर पूछता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते होते ना, अगर ये मैं करवाता नहीं तो होते बिल्कुल। और एग्जैक्टली क्वेश्चन वही है, सेम ही है, बस पूछा अलग तरीके से, आंसर वही है दोनों। आपसे पूछता फाइंड फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आप झटाक से निकाल देते क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है और चार्ज की वैल्यू आपको पता है। बट आपसे अगर ये पूछ लेता कि बताओ डायपोल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा पॉइंट चार्ज की वजह से, तो आप सोचते यार एक प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना? इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे वैल्यू निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर यहाँ पे निकालनी, फिर उनकी डायरेक्शन देखनी, फिर एडजस्ट करना, फिर समझना देखना, है ना? तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये स्टेप वाइज करवाया। देखो 3 स्टेप में लेके आया, फिर आपको पता चला कि हाँ डायरेक्टली अगर मैं ये करवाता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते, डायरेक्टली करवाता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, गारंटी थी। चाहे अब तुम चाहे कितने मान बन रहे हो, नहीं सर कंफ्यूज नहीं होता, ठीक है ना? कंफ्यूज भी ना होते तुम, ये बात तो क्लियर थी कि फिर वो सोचते रट्टा मार ले, भारी दिमाग पे बोझ रहता है। अब देखो ध्यान से आगे चलते हैं। अब एक इनका भी शॉर्ट ट्रिक आता है, वो और अच्छा है। देखो मैं बताता हूं जेई में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जेई में कोई फंडा नहीं चलता जो बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक।
आप बच्चों को बताओ, और कॉन्सेप्ट जरूर बताओ, अगर पेपर में नहीं फंसने देना तो। डायरेक्ट भी बता देता ना तो फिर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रह पाती, फिर आप कर तो लेते पर पेपर में क्या पता कर पाते या नहीं कर पाते, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे देते थे तो आदमी अपनी वापस उसी औकात पे आके इस वाली पे क्वेश्चन तो कर लेगा है। कॉन्सेप्चुअली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी सब मुझे पता है। नीट में चल जाती हैं चीजें, नीट में डायरेक्टली फॉर्मूले लिखवा दो, देखो तो भी चल जाता है। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, हाँ, और हमारा डायपोल यहाँ पे रखा हुआ आर दूरी पे। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, क्या इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फंक्शन ऑफ आर होगा। यहां पे अगर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तभी तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है। इसकी लेंथ कितनी है 2L, है ना। अब बात क्या है वो ध्यान से देखना, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, है ना, यस। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ठीक है बच्चों। हाँ, कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ हो रहा है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ हो रहा है। आई, बिल्कुल आएगी, तो क्या आएगी, मान लो मैं लिख देता हूं यहां पे, मान लो E1 आएगी। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जल्दी बताओ, यहां पे डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अरे यही होगी ना, यहाँ पे भी क्या होगी, अवे होगी, इस पॉजिटिव चार्ज से अवे ही होगी, यहाँ पे भी अवे होगी। यहाँ पे मान लो E2 आ गई, आ गई। अब ध्यान से समझना है अच्छे से, बट मान लेता हूं मैं ये डायपोल है ना, ये बहुत छोटा है, इसकी डायपोल लेंथ है ना जो 2L है, उसको मैं मान लेता हूं dr। ये r है तो उसकी कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो मैंने इसको बोल दिया dr। तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, p इज बेसिकली इक्वल टू q इंटू dr। हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अरे r के रेस्पेक्ट में तो बहुत छोटा है, तो dr लिख दिया मैंने। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये E1 है, यहाँ पे E2 है। जब ये dr बहुत छोटा है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा होगा या नहीं होगा। तो आप लिख दोगे E2 माइनस E1 इज बेसिकली DE। भाई जब dr इतना छोटा है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी r के साथ में वेरिएशन जो होगा वो भी बहुत छोटा होगा। r में स्मॉल चेंज करोगे तो E में भी स्मॉल चेंज होगा, क्योंकि हम E जानते हैं फंक्शन ऑफ क्या है, ये E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, वो ऐसे करता है। जब आप R में स्मॉल चेंज लाओगे तो E में भी स्मॉल चेंज आएगा, वो आ जाएगा D। समझ में आया। तो जब आप नेट फोर्स निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, F नेट। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, क्या लिखोगे, F नेट। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बात क्या आती है, हम F नेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, Q इंटू E2। हमें नहीं पता किस पे क्या फोर्स लग रहा है, अभी ध्यान से देखना। और इस पे लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इधर, तो हम उसको लिख देंगे QE1 टूवर्ड्स राइट, सॉरी लेफ्ट। भाई इनका डिफरेंस ही तो आएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स जो आएगा वो डिफरेंस ही तो आएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, F नेट इज बेसिकली Q E2 माइनस E1, dr से मल्टीप्लाई कर दो, dr से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया d। F नेट कैलकुलेट करो, Q इंटू dr इज बेसिकली P, हो गया ना, Q इंटू dr इज बेसिकली P। और ये क्या हो गया, DE बाई dr।
समझ में आया नहीं आया? आया? आया क्या बच्चों? याद रखना, डायरेक्शन कॉमन सेंस से निकालनी है। डायरेक्शन किससे निकालनी है? फोर्स की, कॉमन सेंस से। ठीक है? अरे समझ पा रहे हो मेरी बात? बता दो भाई, समझ में आया नेट फोर्स कैसे निकालोगे? ठीक है ना? तो डायरेक्ट नहीं निकालना है। चीजें समझ में आई कैसे, हमने कहां से इसको ड्राइव किया? ठीक है? यस। याद रखना यहां पे डायरेक्शन कॉमन सेंस से निकालनी है, ऐसा नहीं डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आएगी। ये क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। तो एक ट्राई करो, ट्राई करेगा, एक क्वेश्चन निकाले ऐसा थर्ड मेथड से। आ जाओ, आ जाओ। आपके पास कैपिटल क्यू चार्ज है, आर दूरी है, सेंटर से आर दूरी है, ये डायपोल रखा हुआ है पी। ठीक है? आपसे बोला गया फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या करोगे? डायपोल मोमेंट क्या है? पी। मैग्नीट्यूड लिख दिया। इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डी बाय डी आर ऑफ के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? के कैपिटल क्यू को तो ऐसे ही रहने तो आर का क्या आएगा? आर की पावर -2। तो -2 अगर आगे आ जाए तो -2 में एक और घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। तो नीचे लेके जाओगे तो +3 हो जाएगा। है ना? है भाई? देख आंसर वही आया। मोड निकाल रहा हूँ, याद रखना, फिर कभी बोलो कि सर ये कहाँ से। तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ एडजस्ट करके। क्यू को बाहर निकाल देते हैं। आंसर देख वही आया। है ना? आया ना? अब देख, और भी पूछ सकता है। मान लो एक इनफाइनाइट रोड है, इनफाइनाइट चार्ज रोड है। इनफाइनाइट है, याद रखना। लैम्बडा चार्ज डेंसिटी। ठीक है? इसके सेंटर से आर दूरी पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल मोमेंट पी। ठीक है? आपसे बोले फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ।
आप क्या करोगे, पहले तो आप लिखोगे F इज बेसिकली Q इंटू डी आर, यही करते हैं ना, अरे यही करते हैं या नहीं करते, है ना। देख लो एक बार भाई, इससे पहले क्या किया था, इससे पहले क्या किया था, P इंटू डी बाई डी आर, वही यहां पे कर दो, क्या जा रहा है तुम्हारा, F इज बेसिकली P इंटू डी बाई डी आर। अब याद रखना, बच्चे कई बार बोलते हैं सर ई कौन सा निकाले, पहले उसका जो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कहां पे निकाले, मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ डायपोल पे निकालो ई की वैल्यू। तो यहाँ पे ई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इसकी वजह से 2k लैम्डा बाय आर, है ना, यस। तो लिखो अब, ठीक है, 2k लैम्डा बाय डी आर, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -1 आगे आ जाएगा, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे लिख दो, समझ में आया, आया नहीं आया, सोल्व करोगे तो आप लिखोगे 2k लैम्डा बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स आ जाएगी। तो कई बार डायरेक्शन बोल देते हैं, तो डायरेक्शन बच्चों आपको कॉमन सेंस से निकालनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे फोर्स कम होगी। अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नेट फोर्स इधर लगेगी टूवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आ गया, अरे बताओ, बताओ यार भाई, बोल लिया करो, मतलब पढ़ना है पढ़ना, समझ में ना आए तो भी बोलो ना, एटलीस्ट नहीं आया तो मैं समझा दूं। अब देखो ध्यान से, अब आगे चलेंगे अपन लोग, क्योंकि फिर घबरा जाता हूं मैं भी, पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ। ये रोड है हमारे सामने, सॉरी ये रिंग है हमारे सामने, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, समझ में आया, हाँ आया ना। इसके सेंटर से r/√2 दूरी पे एक डायपोल रखा हुआ है ऑफ डायपोल मोमेंट p, एक डायपोल रखा हुआ है ऑफ डायपोल मोमेंट p, समझ में आया। आपसे बोला गया नाउ फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, जल्दी बताओ क्या करोगे,
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किसी बच्चे ने कर दिया मतलब वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा है और रिवीजन भी अच्छे से कर रहा है। जल्दी कैलकुलेट करो, शाबाश। कैलकुलेट करो, शाबाश। फिर 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। अरे बताओ, देखो एक बार ध्यान से। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होता है रिंग की एक्सियल लाइन पे? क्या आया वरुण, क्या आया? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी तो देखा होगा आप लोगों ने। ऐसे होता है और मैक्सिमा बनता है कहां पे? r/√2 दूरी पे। और फिर ऐसे हो जाता है। सिमिलरली ऐसे होता है, मैक्सिमा बनता है r/√2 दूरी पे और फिर ऐसे हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, अरे सुनो तो सही। मैक्सिमा पे यहां पे स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? d/dr की वैल्यू क्या आएगी यहां पे? 0। जीरो। तो आप एफ नेट कैलकुलेट करोगे तो आप पी तो लिखोगे, पर जब आप d/dr की वैल्यू निकालोगे ना, तो चाहे निकाल के देख लेना एक बार, जब कैलकुलेट करके d/dr निकालोगे तो 0 आएगा। तो आपका एफ नेट हो जाएगा 0। हर कोई बच्चा निकालने की कोशिश करता है पर उसको ये पता नहीं होता यहाँ पे मैक्सिमा आता है। ठीक है, समझ में आया? तो थोड़ा चीजों को कॉन्सेप्चुअली लो, पीछे की चीजें रिवाइज करते रहा करो ताकि आपको पता चले व्हाट डज इट मीन। इट मींस दिस इज स्लोप ऑफ ई वर्सेस आर, ग्राफ का। समझ में आया? अरे आया नहीं आया यार, बोला करो यार भाई, फिर और भी पढ़ाना है मेरे को है। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। ये ग्राफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ ए सर्कुलर चार्ज रिंग। ये एक्सियल, ये रिंग है, इसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है? पढ़ो मत साले, मजे लो तुम। टीचर पढ़ाता रहेगा, घर जाके कुछ देखना नहीं फिर, पागल। आ जाओ अब आगे चलते हैं। स्टार्ट करें?
आ जाओ, यस। अब लिखो फाइंड फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1। दो डायपोल है, उनका इंटरेक्शन होगा। क्वेश्चन आया फाइंड फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1। अब कई बार बच्चे बोलते सर ये क्या है, वो मैं बना के बताऊंगा ना, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो भाई। एक डायपोल आपका ये है, इसका नाम आपने दे दिया P1 मान लो, और इससे R दूरी पे दूसरा है P2। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? बताओ। अब देखो ध्यान से, P2 पे फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू P1, इसकी वजह से। तो आप क्या करोगे, जिस पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो उस डायपोल को लिखना है पहले, ठीक है। और उस डायपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहां पे इसके सेंटर पे एग्जैक्टली वो कितनी आएगी, इसकी वजह से वो आएगी E on 2 ड्यू टू 1 इज बेसिकली एक्सियल लाइन पे। अरे इस डायपोल की एक्सियल पे लाइन पे है ना ये डायपोल, तो 2kp अपॉन R3। तो आपने देखा होगा फॉर्मूले में तो यही होता है D/dr। तो E की वैल्यू पुट कर दो। P कौन सा P1 वाला P, तो यहाँ पे भी P1 वाला P। सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर P2 2kp1, ये तो कांस्टेंट है, तो आप लिख लोगे 2kp2 वही, P1 भी वही, R³ का क्या आएगा 3 आगे ले लो, R⁴। तो आंसर आ जाएगा F net इज बेसिकली 2kp1 P2 3 जा 6, तो डायरेक्ट लिख दो 6। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? आया क्या? बताओ। डायरेक्शन है वो आप लोगों ने डिसाइड करनी है। अब ध्यान से देखना, डायरेक्शन की बता देता हूं। ये डायपोल है, इसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ऐसे होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे होगी और यहाँ पे भी ऐसे होगी। यहाँ पे क्या होगी ज्यादा क्योंकि ये पास है, और यहाँ पे क्या होगी कम क्योंकि ये दूर है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो इधर लगेगी, F net। क्योंकि यहाँ पे जो E होगा दैट इज ग्रेटर देन यहाँ पे जो E होगा, तो ये E1 इज ग्रेटर देन E2, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी इस चार्ज की वजह से, यहाँ पे E1 आएगी सॉरी इस डायपोल की वजह से। कर लोगे क्या बच्चों? अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे? आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखते रहना, परेशान क्यों होना है। आ जाओ अब आगे चलें। है भाई, आगे चले क्या? याद रखना
ऐसे भी डायपोल रख सकता है, फिर कभी बोलो टूवर्ड्स लेफ्ट, तब लेफ्ट नहीं आएगी, फिर राइट आएगी। समझ में आया? तो वो कॉमन सेंस से निकालनी है डायरेक्शन। अब लिखो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब लिखो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डायपोल। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी नहीं, लिखो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डायपोल। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डायपोल। अभी इंटरेक्शन एनर्जी कब? पॉइंट चार्ज के केस में निकाल रहे हैं। जब एक पॉइंट चार्ज के पास आएगा डायपोल, तो दोनों दोनों का एक सिस्टम बन जाएगा, डायपोल और पॉइंट चार्ज का, है ना? तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आप लोगों ने, ठीक है? यस। तो देखना एक बार ध्यान से। मान लो एक पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है, आप इन्फिनिटी से एक डायपोल लेके आए, तो डायपोल पहले ही बना हुआ था। इट मींस डायपोल की खुद की जो पोटेंशियल एनर्जी है खुद के सिस्टम की, वो क्या है? पहले ही हमने उसको रेफरेंस पॉइंट मान के जीरो कर दिया है। अब जब डायपोल को आप यहां से यहां पे लेके आओगे, आर दूरी पे, किसी भी आर दूरी पे, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है। तो हमारा डायपोल मान लो ऐसे आ गया यहाँ पे, इन्फिनिटी से आर दूरी पे। ये माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, है ना? अब बच्चों बेसिकली इन चार्जेस को लाने में, इसके फील्ड के अगेंस्ट लाने में कुछ वर्क डन तो किया होगा। अरे किया होगा या नहीं किया होगा, है ना? और वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अरे इस डायपोल को आप इंफिनिटी से आर दूरी पे लेके आए किसी पॉइंट चार्ज के पास, तो उसको लाने में कुछ वर्क डन हुआ होगा, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। समझ में आया नहीं आया? तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यस। मान लो यहां पे पोटेंशियल है V1 इस चार्ज की वजह से, और यहां पे V2। तो क्या इसको इन्फिनिटी से यहां पे लेके आओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ कितना करना पड़ेगा? क्या Q इंटू V1, और Q साइन के साथ तो माइनस Q इंटू V1। इसको लेके आओगे तो कितना करना पड़ेगा? क्या प्लस Q इंटू V2? साइन के साथ लिखना है, आपको पता है। तो मैं लिखूंगा नेट वर्क डन इज बेसिकली वर्क डन इन ब्रिंगिंग माइनस Q एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस Q। तो ये आ जाएगा Q इंटू V2 या Q इंटू V1 प्लस Q इंटू V2। साइन के साथ लिखते हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जो वर्क डन होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें चार्जेस साइन के साथ लिखते हैं। तो बच्चों जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं फिर से इस डायपोल को क्या मान लूं? छोटा डायपोल जिसकी डायपोल लेंथ dr है, तो मैं बोलूंगा V2 माइनस V1 भी क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आ गया? V2 माइनस V1। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा? क्या V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा? dV आ जाएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? आप बोलोगे आप इन्फिनिटी से लेके आर पे लेके आए, तो Q V2 माइनस V1 dV, dr से मल्टीप्लाई कर दो, dr से डिवाइड कर दो।
तो बच्चों जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, जल्दी बताओ। P इंटू dv बाई डी आर। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? जल्दी बताओ। और ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। अरे वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ना, है ना? तो हम लिखते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली माइनस डेल यू। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली माइनस डेल यू। डेल यू में आप क्या लिखते हो? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना? तो बच्चों हमारा यू इनिशियल क्या था? इन्फिनिटी से लेके आए थे, वो तो जीरो था इन्फिनिटी पे। तो यू फाइनल इज बेसिकली क्या हो जाएगा? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका माइनस कर दो, पी डीवी बाई डी आर, तो डायरेक्ट निकाल लोगे आप। समझ में आया? तो मैं ऐसे ना बोल के मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि आपको पता है, क्योंकि दोनों चीजें करनी है हमें। डिफरेंशिएशन हो गया तो डिफरेंशिएशन अपने आप नेगेटिव कर देता है उस चीज को, ये बात ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन अपने आप नेगेटिव कर देता है उस चीज को, आपको करने की जरूरत ही नहीं होती। ये माइनस वाला साइन में लगाऊंगा ना, ये डिफरेंशिएशन अपने आप नेगेटिव कर देगा जब डिफरेंशिएट करोगे तो। ठीक है ना? तो ये इतना दिमाग लगाना मत, कभी लगाने लग जाओ। लॉजिकली मैंने बताया है कि ये आंसर देख लो, डिफरेंशिएशन के बाद नेगेटिव हो जाता है पूरा। वो किस लिए हो जाता है? वो इसलिए होता है जो अभी मैंने करवाया। ठीक है? तो आपको सीधा लिख देना है कि जो वर्क डन होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो साइन के साथ अपने आप आ जाएगा। ठीक है? हाँ, तो आप लिख देना दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, याद रखना ये नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी मैं बताता हूं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास गया है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नेगेटिव हो गई। भाई वी वन की वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Q इंटू वी वन की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। V2 की वैल्यू कम है तो Q इंटू वी वन की वैल्यू कम हो जाएगी मैग्नीट्यूड में, है ना? बट पॉजिटिव होगी ये ज्यादा मैग्नीट्यूड में नेगेटिव होगी, तो नेट क्या आएगा? नेगेटिव। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। समझ में आया? अरे ऐसे देखो, कौन बड़ा? V1 बड़ा, V2 छोटा। तो इसके साथ आप माइनस कर लोगे Q इंटू V1, तो कौन बड़ा? ये बड़ा, ये छोटा। तो ये बड़ा तो नेगेटिव बड़ा, नेगेटिव में से पॉजिटिव। जब दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे देखो ऐड किया है दोनों को, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? नेगेटिव। तभी तो डिफरेंशिएशन करते हो तब नेगेटिव आंसर आता है। समझ में आ रहा है आपको? अरे ये छोड़ो, चल मैं आपको ये बता देता हूं। क्या जो वर्क डन किया है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा ना? तो आप सीधा लिख दो, ठीक है? ओके, डन। डन। आगे चलें। लिखो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। आज फिनिश कर देते हैं। मान लो हमारे पास एक डायपोल है, ये लास्ट है, ठीक है? हमारे पास एक डायपोल है, एक्सियल लाइन पे रखा हुआ है ऐसे। उससे आर दूरी पे थीटा एंगल पे, आर दूरी पे थीटा एंगल पे
ये डायपोल है, याद रखना P1 डायपोल है। आप एक P2 डायपोल लेके आ गए और रख दिया, तो इन डायपोल की इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, मतलब इन डायपोल के फॉर्मेशन से जो सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बताओ। तो आपको क्या करना है, आप इसको लेके आए, इसके फील्ड में लेके आए, तो वर्क डन करना पड़ा। तो अब आप इस डायपोल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक तो P1 कोस थीटा और एक P1 साइन थीटा। तो ये P1 साइन थीटा हो गया और ये P1 कोस थीटा हो गया, हो गया ना, है ना। तो इन दो डायपोल के वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं बोलूंगा ये तो डायपोल है, इसकी तो एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट, है ना। तो पोटेंशियल होगा क्या, होगा जल्दी बताओ, सोचो। KP कोस थीटा टू KP कोस थीटा क्या होगा भाई, इस डायपोल की तो इक्विटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, इस डायपोल की इक्विटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम बोल देंगे P साइन थीटा है ना, P1 साइन थीटा, उसकी वजह से तो R दूरी पे पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। अब P1 कोस थीटा की वजह से क्या होगा, जल्दी बताओ। अरे इसकी तो एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो P1 कोस थीटा की वजह से होगा बच्चों के P की वैल्यू क्या है, P1 कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पे पोटेंशियल आ गया, ये आ गया, यहां पे पोटेंशियल ये आएगा इस डायपोल की जगह पे। पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो आप सीधा लिख दोगे ये डायपोल जिसको लेके आए हो P2 इनटू यहां पे पोटेंशियल उसका डिफरेंशिएशन, कर लोगे क्या, तो लिखो P2 के P1 कोस थीटा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -2/r³। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -2 के P1 P2 2 के P1 P2 कोस थीटा अपॉन R³। बच्चों ये कोस थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड P वेक्टर, याद रखना। समझ में आया, अरे आया नहीं आया, अरे आया ना। एक डायपोल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अब दो डायपोल हो गए, दो डायपोल में से एक डायपोल की तो ये इक्विटोरियल लाइन पे लाई करता है तो 0 आएगा, एक की पे एक्सियल पे लाई करता है तो ये आएगा। सोल्व किया, हमारा रिजल्ट आ गया। बच्चों कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो देखो ये नेगेटिव आंसर आया अभी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास में है डायपोल के, पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट भी नेगेटिव आ जाता है। समझ में आ गया, आया। तो बच्चों अभी मेरी 10 बजे के करीब शायद क्लास है, या 9:45 पे क्लास है, हाँ 9:45 पे। तो बाय सभी को, बाय एवरीवन। कल से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। इवनिंग में क्वेश्चन करके आना, अभी होमवर्क दे दूंगा मैं, डीपीपी सोल्व करेंगे इवनिंग में आज। क्लास कितने बजे दोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने बजे दोगे क्लास। 4 बजे तैयार हो ना सभी, शाम को 4 बजे, यस 4 बजे आ जाना सभी, डिस्कशन लेंगे 7 to 8। मोहित 7 बजे, अब लो भाई 7 बजे वाले आ गए। आज 4 बजे लेते हैं, फिर कल 7 बजे लेंगे। आज 4, कल 7 बजे लेंगे फिर, ठीक है।
हाँ ओके। तो डिस्कशन होगा, याद रखना, मैं होमवर्क दे दूंगा क्या क्या करना है, वो करके लेके आने क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डीपीपी आपको भेज रखी है। ओके बच्चों, बाय सभी को, क्योंकि कल आपका फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। बाय एवरीवन, बाय बेटा बाय। 11th में बेटा अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू किया है, सॉरी काइनेमेटिक्स चालू किया है उन सर ने, दूसरे वाले सर ने। ठीक है ओके। डालूंगा भाई, आज डालूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऋषिकेश पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से पढ़ा जाए पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन। जिसको अच्छा लगे वहां पे पढ़ो, पागल क्या दिक्कत है, समझ में आना चाहिए। बाय बच्चों, 4 बजे मिलते हैं।